हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर हम अपना फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो देखिए, कैटलिस्ट होते हैं वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और वो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करते हैं कि आपने एक साइड तो क्या लिया, आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और एक साइड आपने क्या लिया, एनर्जी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि आपके जो कभी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती है। उनकी हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी होती है। ठीक है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जो आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, अब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। किसको क्रॉस करना पड़ता है, यहाँ प्रोडक्ट बनने के लिए इसको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे भैया, आपको जब गाड़ी टोल से क्रॉस करते हो तो आपको क्या पे करना पड़ता है, आपका अपना आपको पे करना पड़ता है टोल का पैसा। तो इसी प्रकार इसको ये एनर्जी पे करनी पड़ती है, तभी वो यहाँ पे पहुँच पाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये एनर्जी हम इसको बाहर से सप्लाई करते हैं, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जो ये एनर्जी आपको सप्लाई की जाती है ना, इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी, ई। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं भैया, कैटलिस्ट आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। वो आपके क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इस एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इस प्रकार से आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं कैटलिस्ट बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जो आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। दूसरा इसका पांचवा इफेक्ट पढ़ते हैं हम, टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर के साथ आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। आपकी अर्नियस की इक्वेशन के अनुसार, अर्नियस साहब ने क्या इक्वेशन दी थी कि आपका रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किसकी इक्वल होता है, आपका ए एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई ए बाई में आर टी। ए आपका क्या होता है, अर्नियस कांस्टेंट होता है। ठीक है, ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है, आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका, अगर आपकी ई की पावर ई ए बाई में आर की वैल्यू बढ़ती है, अगर ये वैल्यू इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर की वैल्यू आपकी हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन हमारी वैल्यू कैसी है, माइनस की वैल्यू है। तो ई की पावर माइनस ई ए बाई आर इंक्रीज करेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी, तो आपका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इस कंडीशन के अंदर। तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन का दूसरा नाम होता है आपका रेट लो। क्या होता है दूसरा नाम इसका, रेट लो। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट आप कैसे निकालते हो, उसकी कंसंट्रेशन से निकालते हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। मतलब कि किसी भी रिएक्शन का रेट आपका केवल और केवल आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो आपका हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। एक्टिव मासेस मतलब उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, और जो उनके स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, उनके ऊपर जो आगे जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, उनको हम क्या करते हैं, उन जो आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है उनके ऊपर पावर के रूप में उनको रेज कर देते हैं। ठीक है, जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने कि आपका N1A रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्लस में N2B कोई मॉलिक्यूल था, N3C मॉलिक्यूल आपका किसके अंदर रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जो आपका ये N1 है, ये आपका N2 है, N3 है, ये आपके सब क्या कहलाते हैं, स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, ये स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। और जो ABC होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो ये स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे आप, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ए बी और सी हैं, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं इसका मीन्स होता है आपका कंसंट्रेशन, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन। अब जो ये आपके कोफिशिएंट्स थे ना, इनको हम क्या करते हैं, इनकी पावर के रूप में रेज करते हैं। तो ए की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो गया, N1, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या हो गया आपका N2, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर क्या हो गया आपका N3। ठीक है, तो जो ये आपके कोफिशिएंट्स होते हैं
इनको हम इनकी पावर के अंदर रेज करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ नहीं कहता, लॉ ऑफ मास एक्शन एक ही बात कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं आपको उनको हम उनकी जो आपकी कंसंट्रेशन होती है उनकी पावर के रूप में रेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिफाइन कर आपके बाद उसके बाद क्या होता है कि आपको अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना होता है तो आप एक कांस्टेंट यूज़ करते हो के, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इस रेट कांस्टेंट की के जो आपका के क्या था, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो भैया, रेट कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हो कि रेट कांस्टेंट होता है आपका, रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के। आपका रेट कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के। कब, जब आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को, कंसंट्रेशन ऑफ बी को और कंसंट्रेशन ऑफ सी को क्या लेके चलो 1। तो इसके अंदर कहता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट कांस्टेंट को हम रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज टेकन यूनिटी, जब आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को क्या लेते हो, यूनिटी, मतलब 1 लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं किसके, रेट कांस्टेंट के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के अंदर क्या बोलता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना आपका वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ये तो हमने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो सकता है आपका के ऊपर, जब कंसंट्रेशन को क्या लेते हो आप, यूनिटी। तो आपका रेट कांस्टेंट पहला तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जो प्रत्येक रिएक्शन होती है ना उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी, के की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड क्या करता है कि आपके डिपेंड करता है, एक तो ये केवल और केवल आपके कंसंट्रेशन के ऊपर, किसके, कंसंट्रेशन के ऊपर। दूसरा कि प्रत्येक जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो आपकी फिक्स होती है किसी भी रिएक्शन के लिए किसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना वो आपका इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर। वो हमेशा रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो, ये आपका एक एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट होता है। कैसा कॉन्सेप्ट होता है आपका, एक्सपेरिमेंटली होता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कहता है कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का आपके पास सिंपल सा तरीका होता है, जो आपने रेट निकाला था ना ये रिएक्शंस का, तो आप इसके अंदर क्या कर देते हो कि आप जब इसके जो पावर्स रेज की थी हमने, जो स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिए थे ना इसके पावर के रूप में, जब आप इन स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का क्या कर देते हो, सम, तो वही आपका क्या देता है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका कि द सम ऑफ द पावर्स ऑफ ऑल द कंसंट्रेशन टर्म्स, कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपकी उनके ऊपर जो आपने पावर रेज की हैं, जो उनके ऊपर आपने पावर्स लगाई हैं, जब आप इन पावर्स का सम करते हो तो आपको क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। अगर यहाँ ऊपर वाले एग्जांपल की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा, पावर क्या थी n1, क्या थी n2, क्या थी n3, तो n1 प्लस में n2 प्लस में n3 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है आपका ये कि ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होने की वजह से, एक तो ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट होने की वजह से आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपका जीरो हो सकता है, आपका नेगेटिव हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। क्या नहीं होगा आपका, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बोलता है आपका कि ये अप्लीकेबल होता है दोनों टाइप के रिएक्शंस के लिए, आपके एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी अप्लीकेबल होता है रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो, और वो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी होता है। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रिएक्शंस होती हैं जो आपके सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस। और जो रिएक्शंस एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर कंप्लीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात होती है, जो आपने कंसंट्रेशन की टर्म के ऊपर जो आपने पावर को रेज किया है, अगर उन आप पावर्स का आप क्या कर देते हो, सम कर देते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।